नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेखावाटी कोचिंग रेनवाल में। आज के सेशन में हम लोग जो काम करने वाले हैं वो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ है आज दिनांक 29 जनवरी 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में। ये वही वाला पेपर है जो पिछले टाइम पे लीक हो गया था, वही रिवाइज पेपर हो रहा है। तो दोस्तों आज का जो पेपर था वो पेपर संस्कृत, गणित और साइंस के विद्यार्थियों के लिए प्रारंभिक पेपर के रूप में था। तो दोस्तों आज का जो पेपर आया है उस पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि जैसे जैसे हमारे आंसर के आगे बढ़े आपके जो सही क्वेश्चनों का स्कोर है वो भी निरंतर बढ़ता रहे। इसी उम्मीद के साथ कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आंसर की के बाद आप ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। तो आज के पेपर का जो पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों फूटा देवल मेला। वो है दोस्तों फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है। फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर 1 है उदयपुर, नंबर 2 सिरोही, नंबर 3 राजसमंद, नंबर 4 है डूंगरपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है दोस्तों राजसमंद। कौन सा है? वो है दोस्तों राजसमंद है। राजसमंद में ये वाला मेला आयोजित होता है। तो राइट आंसर है राजसमंद। अगला प्रश्न है कजली तीज। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। कजली तीज यानी छोटी तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है बूंदी में। ये मनाया जाता है बूंदी में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है अपना, सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? ऑप्शन 1 है पार्वती, दुर्गा, सरस्वती या लक्ष्मी। तो दोस्तों सही जवाब है इसका पार्वती। माता पार्वती की पूजा सांझी के रूप में की जाती है। अगला क्वेश्चन है मांदलिया नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो दोस्तों गले में पहना जाता है, लेकिन इसकी लंबाई के कारण यह आ जाता है छाती पर, सीने पर आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन अपने पास पैर, हाथ, कमर और वक्ष। तो वक्ष का मतलब सीना। गले में पहने जाने वाला आभूषण है जो सीने पर आता है, तो सही जवाब होगा वक्ष। अगला क्वेश्चन जो है वो है साहित्य का। मानचरित्र रासो के रचयिता कौन है? मानचरित रासो के रचयिता कौन है? तो दोस्तों कवि नरोत्तम। कवि नरोत्तम के द्वारा मानचरित्र रासो की रचना की गई। अगला बहुत ही फेमस प्रश्न है, अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान पर हुआ? अग्नि नृत्य। दोस्तों बार बार इस प्रश्न के कई एस्पेक्ट पूछे जाते हैं कि अग्नि नृत्य किनके द्वारा किया जाता है। जाट सिद्ध संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, जसनाती संप्रदाय के लोग होते हैं। कतरियासर बीकानेर में ये नृत्य होता है। कहाँ पे होता है? कतरियासर बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राजस्थान, ये पॉलिटी का प्रश्न है। राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं होता? राजस्थान का राज्यपाल, वैसे तो जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं राज्य में उनका कुलाधिपति होता है, लेकिन अपने ऑप्शन में देखिए, पहला है राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, तो राजस्थान में है तो इसका भी है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, इसका भी है। ये राजस्थान केंद्रीय का नहीं होता भाई, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर, इसका भी है। तो ये जो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो अजमेर में स्थित है, इसका कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होता। तो सही ऑप्शन है इसका 3 नंबर का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों पर निर्णय कर सकता है? तो दोस्तों राज्यपाल अगर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करता है तो उसके लिए जांच और पूरी प्रक्रिया में वो किसका सहयोग लेता है? वो सहयोग लेता है राज्य निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग कहता है कि ये अपनी जो नियमावली है उसके अनुसार इसका चयन गलत हुआ है, तो वो उसे अयोग्य साबित करके उसे हटा सकता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के सहयोग से ये काम होता है। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर युग्म के एक पक्ष में दिए गए हैं राज्य के मुख्य सचिव CS दिए हुए और दूसरे उनके कार्यकाल के समय के मुख्यमंत्री दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसमें CK मैथ्यू, राजीव महर्षि, मीठालाल मेहता और ये KPU मेनन, तो ये सारे के सारे राज्यों के ये राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं और ये सामने वाले जो महाशय हैं वो रहे हैं अपने मुख्यमंत्री। लेकिन कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों इसमें जो आपका
सी के मैथ्यू है, ये वसुंधरा राजे सिंधिया के समय नहीं रहे, ये अशोक गहलोत जी के समय रहे थे 2012 में। किसके समय रहे थे? अशोक गहलोत के समय 2012 में। बाकी जो सारे कूट हैं वो बिल्कुल सही हैं, बाकी सारे कूट क्या है? सही है। यही वाला गलत है, लेकिन यही वाला अपना सही आंसर है क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछा गया। तो सी के मैथ्यू वसुंधरा राजे के समय नहीं थे, अशोक गहलोत जी के समय थे, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। अगले प्रश्न पे पहुंचे। अगला जो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है? पहला, इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में हुई, ओके। प्रारंभ में इसके एक अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे। दोस्तों यही वाला ट्रैक गलत आ गया, इसके एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हुआ करते थे। 1951 में राज प्रमुख, ये भी सही है। मुख्य न्यायाधीश एस के घोष इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया, ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें ये जो सदस्य वाली बात है वही गलत है, और अपने प्रश्न में यही पूछा गया कौन सा तथ्य गलत है, तो ऑप्शन 2 अपना सही जवाब है। अगले प्रश्न पे पहुंचे। निम्नलिखित सूची ए को बी से सुमेलित कीजिए। सूची ए को बी से सुमेलित कीजिए। और सूची ए और बी ये कहती है कि राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, कब बनाया गया? तो दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 1993 में। फिर है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था सन 2000 में। चलिए इन 2 कूट के दम पे अपना ऑप्शन सुधारते हैं। ये कूट कहता है कि ए में 2 ऑप्शन आना चाहिए, तो ए में 2 ऑप्शन आ रहा है, किस किस में? एक तो पहले में और तीसरे में, यानी कि दूसरा नहीं हो सकता और चौथा नहीं हो सकता। अब देखो दूसरा, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन सन 2000, यानी बी में 1 होना चाहिए ऑप्शन, तो बी में 1 ऑप्शन हो रहा है केवल तीसरे वाले में, यानी कि पहला भी गया, तो राइट आंसर है इसमें दोस्तों सी, जिसमें ऑप्शन आ रहा है 2, 1, 3, 4। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2011 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ग्राम सेवक का नाम बदलकर अब कर दिया गया है ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी। इससे संबंधित एक प्रश्न मैं आपके साथ और डिस्कस कर लूँ कि आखिर जब ये ग्राम सेवक पद की संरचना, ग्राम सेवक पद का निर्माण गिरधारी लाल व्यास समिति की सिफारिश पर हुआ था। किस पे हुआ था? गिरधारी लाल व्यास समिति की सिफारिश पर ग्राम सेवक में सचिव पद का सृजन किया गया था। अभी इस पद का नाम बदलकर कर दिया गया ग्राम विकास अधिकारी, VDO। ओके, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए? 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए? तो दोस्तों ये थे 8 स्थानों पर उपचुनाव हुए। 8 स्थानों पर उपचुनाव हुए। अगले प्रश्न पे चलें। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य क्या था? 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य कितना था? तो दोस्तों ये मत मूल्य था 129। 129। वैसे हमें पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में MLA और MP इनके मत का मूल्य निकाला जाता है, उसी का टोटल करके फिर हार जीत के फैसले डिसाइड किए जाते हैं। तो इस दौरान राजस्थान के विधायक का मत मूल्य आता था 129। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बड़ा लंबा प्रश्न दिया है। राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य, राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा। बिल्कुल सही है ये। यदि कोई सदस्य उपाध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक है और असली है, अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, तो अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। ये भी सही है। अब यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है, अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए कि त्यागपत्र स्वैच्छिक है या असली है जांच करवा सकता है, जैसे कि वह उचित समझे।
जैसा कि वह उचित समझे। तो ये भी सही है कि हो सकता है किसी के नाम से कोई फर्जी त्यागपत्र बना के भेज दे, अगला उसकी सदस्यता खत्म कर दे। चौथा ऑप्शन है कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर त्यागपत्र वापस ले सकता है। जी नहीं, अगर आपने त्यागपत्र दिया है तो दे दिया, बस उसे वापस नहीं ले सकते। और अपने से ये पर्सन क्या है, ये फैक्ट गलत है, जबकि अपने से पूछा क्या गया, गलत वाला ही पूछा गया, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो चौथा जो कथन है वो सही नहीं है। ओके, अगले प्रश्न पे चले। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल है। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो दोस्तों ये जो लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल डिसाइड है वो है 1 वर्ष, वो होता है 1 वर्ष। अगला प्रश्न, राजस्थान निम्न में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा के हाल में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया। डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया तो ये थे मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, ये थे NV रमन्ना। नेक्स्ट प्रश्न पे देखें, प्रश्न नंबर 18 में, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय प्राधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभाग के सही समूह को पहचानिए। तो इसमें दोस्तों जो सिविल सेवा अपील प्राधिकरण जयपुर है उसमें आपका एक तो जयपुर संभाग आता है, जयपुर संभाग के बाद में अजमेर संभाग आता है। अजमेर के हालांकि पूरा भाग नहीं आता। जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा, ये वाला जो ग्रुप है वो बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन जो 4 है वो राइट होगा। अगला प्रश्न जो अपने लिए है कॉमन प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालय के बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया है। तो दोस्तों ये दिन है शनिवार। शनिवार के दिन नो बैग डे होता है, बच्चों को स्कूल में बैग नहीं लेके आना होता। अदर जो एक्टिविटीज़ होती है जो डिपार्टमेंट के द्वारा निर्धारित होती है उन्हीं को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की भारत की अध्यक्षता में दिसंबर 2022 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो दोस्तों ये आयोजित की गई थी उदयपुर में, झीलों की नगरी उदयपुर में। नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना जो कह रहा है कि राजस्थानी नाटक आलेखु अम्बा के लेखक कौन है। राजस्थानी नाटक आलेखु अम्बा के लेखक कौन है। तो दोस्तों आलेखु अम्बा के जो लेखक है वो है कमल रंगा। आलेखु अम्बा के लेखक कौन है, कमल रंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है। ये प्रश्न किसी भी एग्जाम में पीछा नहीं छोड़ रहा। आमागढ़ लेपर्ड, ठीक है, तो आमागढ़ है दोस्तों जयपुर में, आमागढ़ जयपुर में। पहले भी ये एक छोटे से मंदिर पे ध्वज फहराने की घटना को लेकर चर्चित रहा था, उसके बाद में ये लेपर्ड रिजर्व के रूप में बराबर ट्रेंडिंग में आ रहा है। हर एग्जाम में से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 23, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ऑप्शन है इसमें प्रोजेक्ट ग्रीन, प्रोजेक्ट ट्री, प्रोजेक्ट रेन और प्रोजेक्ट बोल्ड। तो इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों प्रोजेक्ट बोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है। तो दोस्तों जालोर की साक्षरता दर सबसे कम है। और सर्वाधिक साक्षरता दर है दोस्तों कहाँ की, कोटा की। कोटा की सर्वाधिक है, जालोर की सबसे कम है। अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली जनजाति हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई। तो जब बात जनजाति की आई है तो उदयपुर ही होगा। वैसे बहुत सिंपल से ऑप्शन दिए ताकि आप आराम से छांट पाओ कि जनजाति कहाँ रहेगी, उदयपुर में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार किसे दिया गया। दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया किरण मीना को, राज कलासुआ को, भौरी देवी को, दुर्गा देवी को। तो दोस्तों राज कलासुआ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग का सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है। पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग का सबसे गहराई वाला बिंदु जो मेरियाना ट्रेंच है वो कहाँ अवस्थित है। तो इसकी जो मोस्टली जो लोकेशन आएगी दोस्तों वो आएगी कहाँ पर, एशिया महाद्वीप में। कहाँ पर, एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कूट हमें निर्धारित करना है कि भूमंडलीय पवनें मुख्यतया निर्भर करती है वायुदाब पेटियों का उद्भव,
पृथ्वी का घूर्णन प्रभावित करती है, वायुमंडलीय आर्द्रता प्रभावित नहीं करती, महाद्वीपों व महासागरों का वितरण इसे प्रभावित करती है। तो अब इनमें से कूट दिए गए कौन से सही है, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, यानी ए, बी और डी, फोर्थ ऑप्शन है वो अपना राइट है इसमें। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है वो है वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये है दोस्तों शर्म अल शेख में, शर्म अल शेख में मिस्र में किया गया। और हाल ही में जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं वो गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के मुख्य अतिथि बने थे। तो दोस्तों सही जवाब है इसका शर्म अल शेख, ये रहा शर्म अल शेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सन 2020 के अनुसार निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब होगा दोस्तों कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में है। तो यहाँ पर अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों इनका जो अवरोही क्रम वो सीधा सीधा दे रखा है ABCD, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो कहाँ पर है, अफ्रीका में, उसके बाद यूरोप में, फिर उत्तरी अमेरिका और फिर दक्षिणी अमेरिका में। ये अवरोही क्रम हो गया। अगले प्रश्न पे चलें जो करंट जीके का है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या है कि 2019 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने लोग माइग्रेट हुए, कितने लोगों ने पलायन किया। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 272 मिलियन। 272 मिलियन लोग प्रवासी बने, उन्हें एक जगह छोड़कर जाना पड़ा। भारतीय 32वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है। पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर पठारों का पश्चिम से पूर्व की ओर जो सही क्रम है, तो सबसे पहले इसमें है दोस्तों दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार है वो दो जगह आ रहा है, तो ये दो तो नहीं हो सकते। पश्चिम में दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार में आए, उसके बाद आएगा अपना दंडकारण्यम पठार, तो ये रहा। तो यही आपका सही जवाब है। जो इसका जो चौथा ऑप्शन है, दक्कन का पठार, दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार, तो ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। निम्नलिखित में से, ज्योग्राफी के प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है। पहला कहता है पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को प्रभावित करती है। पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को प्रभावित करती है, तो ये सही है, प्रभावित करती है, बिल्कुल प्रभावित करती है। अगला है अल नीनो की धारा जो कि मानसून तंत्र को प्रभावित करती है, प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्वी भाग में मई जून में प्रकट होती है। नहीं, गलत है। पी कोटेश्वरम ने मानसून हवाओं के तंत्र व ऊपरी वायु संचरण के संबंध स्थापित किया, बिल्कुल किया। और फिर मानसून तंत्र को समझाने वाला वायु राशि सिद्धांत LTCZ के विस्थापन पर आधारित है, बिल्कुल सही है। तो अपने से पूछा गया निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों जो अल नीनो वाला जो कथन है वो गलत है और इसीलिए प्रश्न के अनुसार सही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चले। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। ऑप्शन 1 है मंडोवी, ऑप्शन 2 है शरावती, तीसरा है शरतपुंजा और चौथा है इंद्रावती। तो दोस्तों जो इंद्रावती नदी है वह सह्याद्री के पश्चिम की ओर नहीं बहती है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत के उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दोस्तों केरल तट के किनारे, केरल तट के सहारे ये पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलें। गैर जीवाश्म ईंधन वर्ग में भारत में कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक संस्थापित उत्पादन क्षमता पाई गई है। कि जो गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है उसमें सर्वाधिक क्षमता किस में है। तो दोस्तों आपका जो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा में सर्वाधिक क्षमताएं हैं, सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में क्या सही है? निम्नलिखित में से ऑपरेशन ग्रीन योजना के संबंध में क्या सही है? पहला ऑप्शन है योजना नवंबर 2018 में शुरू की गई। दूसरा, योजना बाद में टीओपी टमाटर, प्याज, आलू से टोटल तक विस्तारित की गई 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए, और वर्तमान में 52 उत्पादन क्लस्टरों में से 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को कवर किया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें जहाँ तक मुझे लगता है आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो ही सही है। योजना में टमाटर, प्याज, आलू तक विस्तारित की गई, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, और बी ऑप्शन है केवल सेकंड ऑप्शन में, केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। भारत के बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स, बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? ऑप्शन नंबर 1 है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा है फिक्की और चौथा है नीति आयोग। तो दोस्तों ये वाला कार्य किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही के वर्षों में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग में अंतः प्रवाह का सर्वाधिक प्राप्त करता रहा है? वही जो एफडीआई है, जो फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है, वो सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में आ रहा है? तो दोस्तों वो क्षेत्र है सूचना तकनीकी का, आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन था। आखिर किस देश के साथ हमारा सिस्टम सबसे सही चल रहा था? तो वो था अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और चीन। तो ऑप्शन नंबर 4 यूएसए, यूएई और चीन, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट पे चलें, निम्नलिखित में से कौन सा देश 21-22 की अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष पर सूचीबद्ध था? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021-22 की अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष पर सूचीबद्ध था? तो दोस्तों आयात में सबसे ज़्यादा हुआ है अपने यूएसए से। कहाँ से? यूएसए, अमेरिका से। अगला प्रश्न, 1919 के अधिनियम में भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की गई? 1919 में के अधिनियम में भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की गई? तो वो था दोस्तों प्रत्येक ये वयस्क मताधिकार की, वयस्क मताधिकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका में उच्च सदन का नाम था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका में उच्च सदन का नाम था। तो उच्च सदन का नाम था दोस्तों काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यों की सभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों की सभा। और यही जो अपनी वर्तमान में जो राज्यसभा है, पहले इसको भी हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही कहते थे। तो 1954 के आसपास तक काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही नाम चला किसका? राज्यसभा का। बाद में हमने इसका नाम रख दिया राज्यसभा। ओके, तो ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन होता है दोस्तों नवंबर 1946 में, नवंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो संविधान सभा की जो समितियां थी उनमें से कौन सा कथन गलत है? तो संघ की समितियों, संघ की शक्तियों की समिति में 9 सदस्य थे, सही है ये तो। दूसरा ऑप्शन है सरदार पटेल, सरदार पटेल संविधान समिति के अध्यक्ष थे, नहीं। फिर है डॉक्टर के.एम. मुंशी स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष थे, सही है। जवाहरलाल नेहरू संघ की शक्तियों की समिति के अध्यक्ष थे, ये भी सही है, ये भी सही है। सरदार पटेल वाला जो है वो गलत है। तो लेकिन अपने से गलत ही पूछा गया, तो जो गलत है वही अपने लिए सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, संविधान की उद्देशिका में कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है?
भारतीय संविधान की विशेषता में ऐसा कौन सा शब्द है जो निर्धारित करता है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित ही होगा? दोस्तों, प्रस्तावना में कहा जाता है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र बनाने की कोशिश करेंगे। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र का मतलब है वह देश जहां का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा क्या होता है? निर्वाचित होता है। और भारत का राष्ट्राध्यक्ष क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति होगा और वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है। यह बात प्रस्तावना में लिखे गए शब्द गणतंत्र के द्वारा ही निर्धारित हो जाती है। ओके, तो अब इस प्रश्न को कई बार इस तरीके से पूछा जाता है, भारत एक गणराज्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होता है। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न है। पहली सूची में दिया गया उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का अधिकार, दूसरा एकांतता का अधिकार, तीसरा शिक्षा का अधिकार, चौथा मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध। सामने ऑप्शन दिया अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 1A। तो दोस्तों, इस प्रश्न को सॉल्व करने का वही तरीका, आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट किसके बारे में? चौथा ऑप्शन देखते हैं, मानव दुर्व्यापार का निषेध प्रतिषेध। ये अनुच्छेद 23 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 23 में। इसका मतलब हो गया कि डी में क्या होना चाहिए? 1 नंबर होना चाहिए। ऑप्शन उठा के देखते हैं, देखिए डी में क्या लिखा है। डी में होना चाहिए 1 ऑप्शन। देखो देखें, डी में 1 2 जगह आ गया, ये तो गए दोनों, बचे कौन से? 2 ऑप्शन। अब एक और छांट लो, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(1) में दिया गया है। शिक्षा का अधिकार किस में दिया गया? अनुच्छेद 21(1) में, यानी सी में 2 आना चाहिए और सी में 2 सेकंड वाले में आ रहा, थर्ड वाला और गया। तो अपना राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, जो सेकंड ऑप्शन है वो अपना सही जवाब है। और दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों का यही सॉल्यूशन होता है कि आपको 4 में से जो भी 1 या 2 फैक्ट सबसे कॉन्फिडेंस के साथ जो पता होते हैं उनके हिसाब से आप पूरा काम करें और अपना प्रश्न सही जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नांकित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्द से शामिल नहीं है? कहने का मतलब है कि निम्न जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी चीज़ स्वतंत्रता के अधिकार यानी अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार का कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। उन अनुच्छेदों में कौन सी बात नहीं लिखी गई है? तो देखो, संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में आती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में आती है, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में आती है, लेकिन अंतःकरण की स्वतंत्रता दोस्तों ये धर्म से संबंधित है और हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। तो ये स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें ये शामिल नहीं होता। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है अंतःकरण की स्वतंत्रता, वो इस प्रश्न का जवाब है, क्योंकि वो वहाँ पर शामिल नहीं है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन भारत के संविधान के भाग 4 में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों, पहले तो ये देख लें भारतीय संविधान का भाग 4 क्या है। भारतीय संविधान का 4 है मूल कर्तव्य। किसके बारे में है? मूल कर्तव्यों के बारे में है। तो देखो, पहला लिखा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य। बिल्कुल, ये तो लिखा हुआ है। हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, ये भी ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये भी ठीक है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। दोस्तों, ये कर्तव्य तो है, लेकिन ये भारतीय संविधान के भाग 4 में लिखा हुआ नहीं है। समझ रहे हो? वहाँ पर केवल 11 कर्तव्यों का उल्लेख है और उन 11 कर्तव्यों में ये जो चौथे वाला जो कर्तव्य है वो शामिल नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इस प्रश्न का सही जवाब है। ये भाग 4 में शामिल नहीं है। यहाँ ये समझ लेना कि अन्य जो अनुच्छेद है उनमें कर्तव्यों वाली भावना, मूल कर्तव्यों की भावना प्रदर्शित की जाती है, जहाँ पर राष्ट्रीय भाषा हिंदी के सम्मान की बात की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। निम्नांकित में से
किस या किन राज्य नीति के नीति निदेशक तत्वों सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा सम्मिलित किया गया है। आपको जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से किस किस को शामिल किया गया है और किससे शामिल नहीं किया गया। तो दोस्तों समान न्याय, पहला ऑप्शन है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये बिल्कुल किया गया है। सहकारी समितियों का उन्नयन, ये भी किया गया है। काम का अधिकार, जिन्हें कर्मकारों का अधिकार है, काम का अधिकार इसको शामिल नहीं किया गया। अब आप कूट डिसाइड कर लें। जो ए और बी है वो सही कूट है, बाकी इसको शामिल नहीं किया गया, तो इसमें ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलें। भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति की पदावधि की अवधि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रपति अपने पद धारण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, बिल्कुल सही है, करेगा। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है, जी नहीं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, तब की बात है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो अपना क्या आ गया, गलत आ गया। फिर देखते हैं आगे भी गलत है क्या। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, सही है, हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद पर धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो इस प्रश्न को देखा जाए तो अपना ये वाला कथन सही था, ये वाला कथन सही है, ये वाला कथन सही है, ये वाला कथन गलत है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, न कि मुख्य न्यायाधीश को। मुख्य न्यायाधीश तो केवल राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए आता है साहब। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का पैनल बनाता है। यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच एक संदेश वाहक, एक मीडिएटर का रोल किस अनुच्छेद के तहत निभाता है। तो अनुच्छेद 78, जिसमें प्रधानमंत्री के दायित्व दिए जाते हैं और उन दायित्वों में ये भी शामिल है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच के सेतु के रूप में कार्य करेगा। अगले प्रश्न पे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कूट मिक्स करना है। यहाँ एक तरफ दी गई है पार्टियाँ और दूसरी तरफ दिया गया है उन पार्टियों के संस्थापक। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले दिया है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सामने लिखा है दीनदयाल उपाध्याय। दूसरा है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और जिसके सामने लिखा है A.K. गोपालन। फिर है भारतीय जनसंघ आचार्य नरेंद्र देव और स्वतंत्र पार्टी के हैं C. राजगोपालाचारी। आप इनमें से किस कूट के बारे में आप कन्फर्म हो, पहले ये सोचें। तो सबसे पहले हमें पता लगता है कि भारतीय जो जनसंघ है वह दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर आधारित है। जो भारतीय जनसंघ है वो दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर आधारित है पार्टी है। दूसरी स्वतंत्र पार्टी के बारे में हमें अंदाजा है कि स्वतंत्र पार्टी C. राजगोपालाचारी के द्वारा बनाई गई थी। वैसे हम 2 से काम निकाल सकते हैं, एक आध और देख लेते हैं। अब जो तीसरा है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई थी किसके द्वारा, A.K. गोपालन के द्वारा। तो अब अपना कूट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखें कि जो हमने सबसे पहले किसको क्लियर किया था, भारतीय जनसंघ को। यानी C में आप 1 को देख लो, C में 1 केवल एक ही जगह आ रहा है, C में एक ही जगह आ रहा है। चलो इसके सही होने के चांसेस हैं। एक और मैच कर लेते हैं, स्वतंत्र पार्टी C. राजगोपालाचारी जो कहता है कि D के अंदर 4 आना चाहिए, तो D के अंदर 4 भी आ रहा है, तो दोनों कूट अपने यही सही। इसका मतलब ऑप्शन 4 इज राइट है, ऑप्शन 4 इसमें सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलें। 1955 के ऐतिहासिक एफ्रो एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शन फर्स्ट इज नई दिल्ली भारत, सेकंड इज बेलग्रेड यूगोस्लाविया, थर्ड इज बारडुंग इंडोनेशिया और फोर्थ इज कोलंबो श्रीलंका। तो दोस्तों ये जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था बारडुंग इंडोनेशिया में हुआ था। अगले प्रश्न पे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन से व्यक्तित्व के सामने दिया गया काम उसके द्वारा नहीं किया गया। तो सबसे पहला है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित को हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, सही है ये तो। फिर है चिन्मय रात रजनीनाथ गेहर खान,
ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद की अध्यक्षता की थी, बिल्कुल की थी इन्होंने भी। नगेंद्र सिंह न्यायाधीश थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अध्यक्षता भी की, सदस्य भी रहे हैं, ये भी सही है। अब बचा क्या? हंसा मेहता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष, जी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो सुमेलित नहीं है, लेकिन अपना सही जवाब तो यही है, हंसा मेहता, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 4 सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पे चले। निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्र राज्य 2021 में संघाई सहयोग संगठन के नए सदस्य के रूप में नए सदस्य के रूप में जुड़ा? तो दोस्तों वो देश है ईरान। वो देश है कौन सा? ईरान। और दोस्तों ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। याद रखना ईरान की राजधानी कहाँ पर है? तेहरान। अगली जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों किसके बारे में? शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। तो इन प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ, अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की ये प्रकृति क्या कहलाती है? तो मनोविज्ञान की ये प्रकृति क्या है? तो ऑप्शन 1 है धनात्मक विज्ञान, दूसरा नियामक विज्ञान, तीसरा विकासशील विज्ञान और चौथा है सामाजिक विज्ञान। तो दोस्तों ये वाली जो प्रवृत्ति है वो कहलाती है धनात्मक विज्ञान। मनोविज्ञान की धनात्मक प्रवृत्ति वाला विज्ञान साबित करती है उसे। अगले प्रश्न पे चले। समप्रत्यय निर्माण। समप्रत्यय निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान के किस घटक से संबंधित है? समप्रत्यय निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान के किस घटक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 अधिगमकर्ता से, दूसरा सीखने की प्रक्रिया से, तीसरा अध्यापक से और चौथा सीखने के वातावरण से। तो दोस्तों समप्रत्यय निर्माण जो लर्नर करता है वो सीखने की प्रक्रिया के तहत करता है। सीखने की प्रक्रिया से ये समप्रत्यय निर्माण संबंधित होता है। ऑप्शन 2 इज राइट। अगले प्रश्न पे चलें। नैतिक विकास के प्रश्नों में सही और गलत संबंधी निर्णय। नैतिक विकास के प्रश्नों में सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। सही और गलत का जो डिसीजन लेना होता है उसमें चिंतन प्रक्रिया क्या कहलाती है कि क्या सही है क्या गलत है? तो ऑप्शन दिया है नैतिक यथार्थवाद, दूसरा नैतिक तार्किकता, तीसरा नैतिक संकट और चौथा है नैतिक दुविधा। तो दोस्तों सही और गलत संबंधी निर्णय लेना होता है उस वक्त हमें नैतिकता के आधार पर सोचना होता है और नैतिक दुविधा हमारे सामने होती है, तो नैतिक दुविधा कहलाती है ये प्रक्रिया। अगले प्रश्न पे चलें। ब्रिज की संवेग विकास की स्कीम व्यवस्था के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन सी आयु में प्रकट होती है? तो ईर्ष्या के लिए 5 वर्ष, 3 वर्ष, 18 माह, 12 माह। दोस्तों सही जवाब है 18 माह में बच्चों में ईर्ष्या सर्वप्रथम प्रकट होती है। अगला प्रश्न है एक बालक या बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीम में संशोधन कर लेता है। मौजूदा व्यवहार में संशोधन कर लेता है। पियाजे के अनुसार यह उदाहरण संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? देखो परिस्थिति के अनुसार अपने आप में बदलाव कर लेना क्या कहलाएगा? सीधा सीधा भाई अनुकूलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुकूलन, अडॉप्शन जिसे कहेंगे, अकमेंडेशन जिसको कहेंगे। तो हालांकि बाकी ऑप्शन है स्वांगीकरण, साम्यावस्था, असाम्यावस्था, लेकिन सही जवाब है आपका अनुकूलन। अगले प्रश्न पे चलें। निम्नलिखित में से कौन सी गेने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी की उच्चतम अवस्था है? गेने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी की उच्चतम अवस्था कौन सी है? पहला है सिद्धांत अधिगम, दूसरा समस्या समाधान अधिगम, तीसरा बहुविभेदन अधिगम और चौथा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। तो समस्या समाधान अधिगम, समस्या समाधान अधिगम इसकी उच्चतम अवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं। बांडुरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार, बांडुरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्ति प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है?
बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्ति प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? तो पहला है अवधानात्मक, दूसरा अवधारण, तीसरा उत्पादन और चौथा अभिप्रेरणात्मक। तो दोस्तों यहाँ जब बात ही प्रेरकों की हो रही है तो ये अभिप्रेरणात्मक होगा। क्या होगा? अभिप्रेरणात्मक। अगले प्रश्न पे देखें, निम्नलिखित में से कौन अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता? अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता। पहला है इसमें ऑप्शन विषय वस्तु को दैनिक जीवन से जोड़ना, दूसरा स्वयं हेतु रटना अधिगम है, तीसरा दिखाई गई सामग्री के अनुप्रयोग पर बल देना और विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। दोस्तों ये सेम उसी टाइप का प्रश्न है जैसे बीएड के एग्जाम से पहले शिक्षण अभिरुचि अपने से पूछी जाती है कि सारी चीज़ें हमें बिल्कुल आइडियलिस्टिक लगती है, केवल एक चीज़ है रटना। रटने को कभी भी अधिगम में सही नहीं माना गया। तो यहाँ पर यही जवाब है कि स्वयं हेतु रटना अधिगम, ये अधिगम नहीं होता। स्वयं के लिए रटना अधिगम नहीं होता। तो स्वयं हेतु रटना कहाँ रह गया? यस, स्वयं हेतु रटना अधिगम है, ये मदद नहीं करता है। अगले प्रश्न पे चलें। व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक में कर्ता व्यक्ति को उसके चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचारों एवं भावनाओं पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है। ये तकनीक है, ये कौन सी तकनीक है? ऑप्शन नंबर 1 है समाजमिति, ऑप्शन नंबर 2 प्रक्षेपी, ऑप्शन नंबर 3 है सूची और ऑप्शन नंबर 4 है क्रम मापिनी। तो इसमें यहाँ पर आपके सामने देखा जाएगा उसके सामने प्रोजेक्ट किया जाता है। क्या? उसके सामने चित्र वगैरह दिखाकर प्रोजेक्ट किए जाते हैं, फिर लोगों के हिसाब से कहा जाता है कि अब आप बताओ क्या होगा। तो प्रोजेक्ट करना दैट इज प्रक्षेपी। प्रोजेक्ट क्या होगा? प्रक्षेपी होगा, इसको प्रक्षेप करना कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। प्रक्षेपी के बाद में अगला जो प्रश्न है वो भी साइको का ही है। एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है, लेकिन अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना। उसके द्वारा अपनाई गई यह समायोजन प्रक्रिया क्या है? कि बंदा बनना तो डॉक्टर चाहता था लेकिन लगा नहीं कि अपने से पार पड़ने वाली है, तो उसने दूसरा तरीका अपना लिया और उसके द्वारा ये जो समायोजन किया गया, जो एडजस्टमेंट किया गया, वो एडजस्टमेंट क्या कहलाएगा? साइको के शिक्षा मनोविज्ञान के भाषा में बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिस्थापन, ऑप्शन नंबर 2 है आत्मीकरण, ऑप्शन नंबर 3 है दमन और ऑप्शन नंबर 4 है प्रतिगमन। तो दोस्तों सही जवाब होगा इसका प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। यानी कि उसको डॉक्टर बना था लेकिन उसने सब्स्टिट्यूट कर लिया, अपना तरीका बदल दिया और टेक्नीशियन बन गया। तो ऑप्शन नंबर 1 प्रतिस्थापन इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पे पहुँचे। एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रियाएं उसके अपने अभिप्रेरकों और अंतर्नोद को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती है। कुसमायोजन का यह कारक क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, दूसरा है शरीर कार्यकी, तीसरा है समाजशास्त्रीय और चौथा है दर्शन शास्त्रीय। तो दोस्तों जब शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं तो जवाब अपना मनोवैज्ञानिक होगा। ये कारक क्या होगा? मनोवैज्ञानिक। अगले प्रश्न पे पहुँचे। व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावी तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों के सफल आबंधन को उच्चतम बनाता है उसकी विशेषता है। व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावी तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों के सफल आबंधन को उच्चतम बनाता है उसकी विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 है सामान्य बुद्धि की, ऑप्शन नंबर 2 संवेगात्मक बुद्धि, ऑप्शन नंबर 3 है तरल बुद्धि और चौथी है तार्किक बुद्धि। तो दोस्तों ये है संवेग से बात आ गई तो संवेगात्मक बुद्धि है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संगठनात्मक उपसिद्धांत का एक घटक नहीं है? स्टर्नबर्ग का त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत जिसमें ऑप्शन दिया है एक तो मेटा घटक, निष्पादन घटक, ज्ञानार्जन घटक और सृजनात्मक घटक। तो सबसे जो इसका जो घटक नहीं माना गया वो है दोस्तों कौन सा? सृजनात्मक घटक। अगले प्रश्न पे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा टॉरेंस के एक
सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है। पहला है पूछना और अनुमान लगाना, दूसरा है नवीन संबंध, तीसरा है अप्रचलित उपयोग और चौथा है असाधारण प्रश्न। तो दोस्तों इसमें सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है, तो नवीन संबंध इसमें उप परीक्षण नहीं है, नवीन संबंध। अगले प्रश्न पे चले। अगला जो प्रश्न, अभिप्रेरणा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है। अभिप्रेरणा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है। चलिए उदाहरण पढ़ते हैं। तो उदाहरण है, रीता ऊर्जित है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है और यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा में ए ग्रेड बना लेती है। इसका मतलब ये अभिप्रेरणा का उचित उदाहरण है। दूसरा, मानसी आने वाले विद्यालय के वर्ष के विषय में भावुक है और अच्छा करना चाहती है। कविता जो करना चाहती है उसमें अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छी है। निशा मेहनती है, अपने शैक्षिक कार्यों के विषय में धनात्मक भावनाएं अनुभव करती है। हालांकि सारे ही ठीक ठाक हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वाला देखें, सर्वोत्तम उदाहरण जब पूछा गया है तो रीता ऊर्जित है और लक्ष्य निर्धारित करती है, यथेष्ट प्रयास करती है और परिणाम तक प्राप्त कर लेती है। तो जो रीता ऊर्जित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये अभिप्रेरणा का सर्वोत्तम उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है, चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा कहलाती है। चुनौती और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा कहलाती है। ऑप्शन 1 है बुद्धि, ऑप्शन नंबर 2 अधिगम, ऑप्शन नंबर 3 उपलब्धि अभिप्रेरणा और चौथा समायोजन। तो दोस्तों सही जवाब होगा उपलब्धि अभिप्रेरणा। क्या होगा? उपलब्धि अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न अगेन साइको का है। एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है। एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है। वह किस प्रकार के अधिगमकर्ताओं के लिए ऐसा कर रहा है? विषय वस्तु संवर्धन, जो उसके पास कंटेंट है उसको और बढ़ाना चाहता है और उसको डिटेल करना चाहता है। तो किसके लिए करना चाहता है? आप सोचो कि टीचर किसी सब्जेक्ट के बारे में और एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देना चाह रहा है, तो ये किन लोगों के लिए होगा, किन लोगों को टारगेट बना के दे रहा होगा? ऑप्शन 1 मंदगति अधिगमकर्ताओं के लिए, उनसे तो पहले वाला ही नहीं होता। पिछड़े अधिगमकर्ता, उनसे भी नहीं होगा। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए, बाल अपचारी के लिए। तो दोस्तों वो जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए ऐसा प्रयास करता है कि जो ज़्यादा के योग्य है उन्हें ज़्यादा मिले। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है 74, किस उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श के द्वारा अपराधी बालक में सूझ व समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है? किस उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालकों में सूझ एवं समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया जाता है? व्यवहारात्मक, मनोगतिक, पुनर्वास और न्यायिक। तो दोस्तों इसमें जो पुनर्वास, इसका अंग्रेजी वर्जन आप देखें रिहैबिलिटेशन, यानी उनमें दोबारा से यूँ देखें कि नई प्रकार की आदतें उनमें डाली जा रही है, उनको सुधारा जाता है, परिमार्जित किया जाता है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पुनर्वास कहलाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलें। स्व आत्म के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा का चयन कीजिए। स्व आत्म के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा का चयन। तो पहला ऑप्शन कहता है स्व को स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं और प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित करना, ये सबसे पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है स्व को अपने संबंधों को दूसरे व्यक्तियों के साथ के रूप में परिभाषित करना। तो यहाँ तो स्व कहाँ, दूसरों से संबंध हो गया। वह जो नृत्य और समूह खेलों जैसी गतिविधियों का आनंद लेता है, वह जो कविता, पद्य को पढ़ने और लिखने जैसी गतिविधियों का आनंद लेता है। दोस्तों एक बार वापस पहुँचिए पहले ऑप्शन पे। स्व का मतलब है स्व को स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं, क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना, यही स्वतंत्र दृष्टिकोण है। तो इसका ए सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्तियों की विशेषताएं नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्तियों की विशेषता नहीं है? तो अभिवृत्तियों की जो विशेषताएं, यहाँ अभिवृत्तियों में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है। अभिवृत्तियों में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है, बिल्कुल। उसके बाद में अभिवृत्तियां जन्मजात होती है, जी नहीं, आदतें आदमी बाद में सीखता है।
आदतें जन्मजात नहीं होती, आदमी व्यवहार से, लक्षण, संगत से आते हैं सारे। अभिवृत्तियों में अभिप्रेरणात्मक प्रभावोत्पादक विशेषता पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। अभिवृत्तियाँ अर्जित होती है, ये बिल्कुल सही है। अब देख लो दूसरे और चौथे में एक तरीके से कंट्रोवर्सी है, तो दूसरा इसमें क्या है, गलत है, लेकिन सही जवाब भी यही है। अगला प्रश्न फिर से अब राजस्थान जीके का बहुत इजी गोइंग क्वेश्चंस आ चुके हैं जो आपको खुशी देंगे। इतनी देर थोड़ा बोरिंग सा फील कर रहे थे, तो एक बार फिर एनर्जी के साथ स्टार्ट हो जाएं। राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र पाए जाते हैं। हाल ही में मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था ये कि विंध्यन कगार क्षेत्र, तो विंध्यन कगार क्षेत्र आपका जैसे वैसे देखा जाए तो सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। आपको कौन से ऑप्शंस मिल रहे हैं? कोटा झालावाड़, जी नहीं, मालवा प्रदेश है ये तो। कोटा झालावाड़ क्या है? मालवा प्रदेश है। धौलपुर करौली के चांस है। अलवर भरतपुर नहीं है। अलवर सवाई माधोपुर नहीं है। सही जवाब है धौलपुर और करौली क्षेत्र विंध्यन कगार भूमि में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता? कोपेन ने 4 जलवायु खंड बताए थे, BWHW, BSSW, CWG और AW। बताइए मेरे बोलने में कौन सा अलग रहा? KW नहीं बताया था, बंदे ने बताया था BWHW बताया था। BWHW तो ऑप्शन जो 3 है वो कोपेन के द्वारा बताए गए जलवायु वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न, नदी जो कि वन की आस के रूप में जानी जाती है, मेरे भाई बनास नदी को वन की आशा के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलें, निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का समूह है सर्वाधिक वन क्षेत्र घेरता है? तो दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में है। तो पहले लास्ट के जो ऑप्शन हैं आपके वो तो पहले ही गए, बिना उदयपुर के वन क्षेत्र नहीं घेर सकते। अब उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ तक तो दोनों ठीक है, लेकिन अब ज़्यादा वन कहाँ पर? तो दोस्तों ज़्यादा वन है अपने उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां और करौली में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है? राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश कौन सा है? वैसे भी अगर कहा जाए राजस्थान में जो मुद्रादायिनी फसलें हैं वो सारी कहाँ होती है? पठारी प्रदेश में होती है। तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, हाड़ौती प्रदेश। पठार की जगह यहाँ हमें मिल रहा है हाड़ौती प्रदेश। अगले प्रश्न पे चले, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और कथन कहता है रथ प्रदेश में गोवंश प्रमुख पशुधन है। रथ शायद ये लिखने में, देखें इंग्लिश वर्जन देखते हैं इस प्रश्न का, रथ लिखा है, राठ लिखा है। ये राठ भी हो सकता है, तो इसको तो हम थोड़ा सा देखते हैं। वैसे राठी होता प्रमुख गोवंश। अब दूसरा देखो, मध्य राजस्थान मालवी पशुधन प्रदेश में सम्मिलित है। मध्य राजस्थान, जी नहीं, मध्य राजस्थान में ये तो मालवा तो झालावाड़ के पास रह गया, इसके चांस कम ही है भाई प्रश्न के सही होने के। सिरोही, जालोर, पाली में काकरेज, बिल्कुल सही है। नागौर पशुधन बैलों के लिए प्रसिद्ध है। अब दोस्तों ऑप्शन 1 और 2 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कैसे? कि जो रथ है ना, अगर इसको अंग्रेजी वर्जन में अगर इसको राठ लिखना चाहा है, राठ प्रदेश में गोवंश प्रमुख पशुधन है, राठ, तो सही है ये अपनी जगह। जो राठ प्रदेश है हरियाणा के पास वाला है वो सही है। रथ प्रदेश राठ प्रदेश है वैसे ही है, लेकिन मध्य राजस्थान में मालवी, क्योंकि अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अगर मैप की बात करें, तो ये वाला जो झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है वहाँ उसको मालवा कहते हैं। यहीं पर मालवी पशु नस्ल के जानवर पाए जाते हैं। बंदा कह रहा है मध्य राजस्थान में, तो कैसे हो सकता है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान इसका सही जवाब होता। तो यहाँ पे हम देखें कि मध्य राजस्थान मालवी पशुधन क्षेत्र में सम्मिलित है, ये गलत है। ये जो फैक्ट है वो गलत है। ओके, अगले प्रश्न की बात करें। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? राजस्थान में भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? वैसे दोस्तों इसको वालरा कहते हैं राजस्थान में, लेकिन अगर यही खेती मैदानी भाग में की जाए तो मैदानी वाले में अक्सर इसी तरीके से बताता हूँ कि जो मैदान का द है उसे द से जोड़ दो, मैदान का द है उसे दजिया से जोड़ दो, और पहाड़ी क्षेत्रों में होती है अगर यही खेती तो उसे क्या बोल दो? चिमाता।
भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है चिमाता, और मैदानी भागों में की जाती है तो कहलाती है दजिया। अगले ने मैदानी पूछी तो राइट आंसर है अपना सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है? ग्रामीण लिंगानुपात 933 सही है, नगरीय लिंगानुपात 914 ये भी सही है, और समग्र अनुपात 928 ये भी सही होगा। बाल लिंगानुपात आयु समूह है 898 है, बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा में सर्वाधिक है, ये भी सही है। इस प्रश्न की बात करें बाल लिंगानुपात, तो दोस्तों जब भी बाल लिंगानुपात पढ़ाता हूँ मैं मोस्टली इस तरीके की 3 आकृतियाँ बनाता हूँ, इस तरीके की 3 आकृतियाँ बनाता हूँ। तीनों आकृतियों के छोटे छोटे पैर बना दो और तीनों आकृतियों के हाथ आपस में जोड़ दो। यूँ लग रहा है 3 बच्चे हैं जो हाथ पकड़ के कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका जो लिंगानुपात है वो कितना होगा, 8 8 8, और बंदे ने यहाँ दे दिया 8 9 8। ध्यान रखना आप भी चाहे तो इस तरीके की आकृति बना सकते हैं। 8 बनाओ, उसको बच्चे की सी आकृति दे दो, 2 हाथ बना दो, 2 पैर बन गए, ये मुंह बना दिया, और 3 बच्चे एक साथ स्कूल जा रहे हैं। तो ध्यान देना 0 से 6 आयु समूह है, 898 नहीं है 888 है, और ये गलत फैक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में यही फैक्ट चाहिए था उनको। राजस्थान के कौन से जिले में वृहत उद्योगों लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की सर्वाधिक संख्या पाई गई है? दोस्तों सर्वाधिक इंडस्ट्रीज तो जयपुर में थी, लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज अब एनसीआर में लग रही है, अलवर में लग रही है। कहाँ लग रही है? अलवर में। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न पर्यटन से संबंधित और सुमेलित करवा रहा है बंदा कि एक तरफ है आपके पास पर्यटन स्थल, दूसरी तरफ है पर्यटन सर्किट। आराम से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आपको पता है गणेश्वर, देखो घना पक्षी विहार, गागरोन का किला, ब्रह्मा मंदिर और गणेश्वर उत्खनन स्थल, इनको डिसाइड करना है कि ये शेखावाटी सर्किट में आते हैं, जयपुर सर्किट में, अलवर या हाड़ौती में। देख लो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस किस पे आता है भाई? गणेश्वर। गणेश्वर सीकर में है, तो गणेश्वर जब सीकर में है तो क्या हो गया, एक सेकेंड। हाँ जी, टेक्निकल मिस्टेक रही, सॉरी। हाँ तो ये देखना है कि ये शेखावाटी सर्किट में आते हैं, जयपुर सर्किट, अलवर या हाड़ौती सर्किट। तो दोस्तों आप गणेश्वर के बारे में तो कंफर्म होंगे। गणेश्वर कहाँ है? सीकर में। तो सीकर यानी शेखावाटी, यानी डी में एक आना चाहिए। फिर देखते हैं ब्रह्मा मंदिर अजमेर में है, अजमेर नहीं तो अजमेर के आसपास वाले सर्किट देख लो। तो अजमेर नहीं है तो यहाँ पर ब्रह्मा मंदिर आ जाएगा जयपुर में। गागरोन का किला झालावाड़ में है, झालावाड़ तो खुद नहीं है लेकिन कोटा बूंदी बारा झालावाड़ है। और अब बचा घना पक्षी विहार भरतपुर, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यूँ देख लीजिए दोस्त। अब चलिए प्रश्न को सॉल्व करने पे चलते हैं आगे। क्या ऑप्शन दे रहा है अपने को? ऑप्शंस को शायद कूट सुमेलित करवा रहा है ना। तो अभी हमने किस तरीके के कूट सुमेलित करे थे? हमने ये कहा था गणेश ने डी में एक आना चाहिए। अरे यार डी में एक तो 3 में दे दिया, फिर भी कोई बात नहीं, एक ऑप्शन तो कटा। सेकंड ऑप्शन मारो देखें, ब्रह्मा मंदिर जयपुर, यानी सी में 2 आना चाहिए। सी में 2 भी 2 में आ गए, इसका मतलब एक तो हटा। अब एक ऑप्शन और ढूंढना पड़ेगा कम से कम, तो वो है अपना गागरोन का किला झालावाड़। तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़, यानी बी में 4 होना चाहिए। बी में 4 आ रहा है तीसरे ऑप्शन में, यानी चौथा फिर गया। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? इसका राइट आंसर है। बाकी देख लेना, ये सीधे सीधे से क्वेश्चन है, कूट मिलाते हैं, और जो हमें सबसे कंफर्म लगता है वही हमारा सहारा बनता है प्रश्न को सॉल्व करने में। चलिए अगले प्रश्न पे, अब तो बहुत नज़दीक आ चुके हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट की सभ्यता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट की सभ्यता कहा जाता है? मेरे भाई आहड़ की सभ्यता को धूलकोट की सभ्यता कहा जाता है। अगला प्रश्न फिर शेखावाटी सीकर से, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कांतली नदी के किनारे उद्गम हुई है? तो गणेश्वर की सभ्यता कांतली नदी सीकर में उद्गम हुई है। अगला प्रश्न, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? हर बार पूछा जाता है, पता नहीं क्या इंटरेस्ट है इस प्रश्न में। रणथंभौर का था भाई गोविंदराज। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? तो भाई हल्दी घाटी जाने के लिए हमें राजसमंद जाना पड़ता है, तो राजसमंद में ये युद्ध हुआ था। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह थे भाई। मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह, जिन्होंने नीमच की क्रांति से भागे हुए सैनिकों की मदद की थी, और यूँ कहें तो सबसे पहले अंग्रेजों की सहायता करने वाले भी महाराणा स्वरूप सिंह जी थे। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ? मोतीलाल तेजावत जी का जन्म कहाँ हुआ? तो मोतीलाल तेजावत जी का जन्म हुआ था कोलियारी गांव में। कहाँ पर हुआ था? कोलियारी गांव में। आदिवासियों के मसीहा, आदिवासियों के बाऊजी मोतीलाल तेजावत। अगला प्रश्न है, उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सती प्रथा का उन्मूलन, विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान, छुआछूत की समस्या का निराकरण, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन। तो दोस्तों विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान करने के लिए देश हितैषणी सभा बनाई गई थी, वहाँ के महाराणा सज्जन सिंह जी के द्वारा। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है, तनसुख लाल मित्तल किस प्रजामंडल के नेता थे? यार कहाँ से ढूंढ के लाए हैं भाई तनसुख लाल प्रजामंडल, लेकिन कोई बात नहीं। बीकानेर प्रजामंडल का हमें पता है मग्घाराम वैद्य है, अलवर का नैनूराम ये हरिनारायण शर्मा है, मेवाड़ के अपने माणिक्यलाल वर्मा है। कोटा प्रजामंडल में चांस बनता है यहाँ पर जो आपके नैनूराम शर्मा, अभिन्न हरि और तनसुख लाल मित्तल, ये तीनों, इन तीनों का संबंध है कोटा प्रजामंडल से, तो ये प्रश्न सही है। वैसे पहली बार ही दिखाया आरपीएससी ने ये, वरना मोस्टली तनसुख लाल जी का नाम आता नहीं था। अब से याद रखेंगे भाई। बरड़ का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देसी रियासत से संबंधित था? बरड़ बूंदी से संबंधित था। किससे संबंधित था? बूंदी रियासत में था बरड़, और वहाँ पे हुआ था किसान आंदोलन। अगला प्रश्न, वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया संपूर्ण हुई। अरे यार सीधा सीधा पूछ लेता, राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। शुरुआत कब हुई थी? 1948 को। हो सकता है अगला प्रश्न ये देखने को मिले, राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 1948 में, और ख़त्म हो रहा है 1956 में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर किस जगह स्थित है? तो दोस्तों मल्लीनाथ जी का मंदिर, जैसे मल्ली इन द सेम वे तल्ली, ओके। मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? तिलवाड़ा बाड़मेर में। ददेरवा चूरू में गोगा जी का है, रुणेजा में रामदेव जी का है, खड़नाल में तेजा जी का है, ओके। और ये लूणी नदी के किनारे स्थित है, और कहते हैं कि जब यहाँ पे पशु मेला लगता है तब वहाँ ज़मीन में 2 फीट की गहराई पे स्वतः पानी मिलने लग जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है अपना, सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर से प्राप्त होती है? सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर से प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये वाला जो मंदिर है वो है सोमेश्वर किराड़ू, जगदीश मंदिर, श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा। जी नहीं, ये है सूर्य मंदिर झालरापाटन, जिसे 7 सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है। सूर्य मंदिर झालरापाटन। अगला प्रश्न, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑब्वियसली वो हाड़ा होंगे, राव देवा, राव समर सिंह, राव बेरीशाल, राव बरसिंह। तो बरसिंह हाड़ा ने बूंदी के दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे तिलस्मी किला भी कहते हैं। और वैसे दूसरा तारागढ़ कहाँ स्थित है दोस्तों? अजमेर में, जिसे अजयमेरू दुर्ग भी कहते हैं, जिसे जिब्राल्टर दुर्ग भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। महिला चित्रकारों कमला और इलायची के नाम, महिला चित्रकार कमला और इलायची का नाम किस चित्र शैली से संबंधित है? तो महिला चित्रकार कमला और इलायची, जोधपुर, किशनगढ़, नाथद्वारा, अलवर। दोस्तों इनका संबंध है नाथद्वारा चित्र शैली से, जहाँ पर पिछवाई किस्म के चित्र बनते थे और भगवान कृष्ण की लीलाओं का सबसे ज़्यादा वर्णन होता था। तो दोस्तों ये था आज का पेपर, जिसमें मैंने आपके साथ 100 क्वेश्चन शेयर किए। मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की है कि मेरे द्वारा बताए गए जवाब सटीक से सटीक हो, और साथ में ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आपके द्वारा किए गए प्रश्न भी ज़्यादा से ज़्यादा सही निकले होंगे। तो दोस्तों आपसे उम्मीद की जाती है कि आप वीडियो को देखें, इसके प्रश्नों के सही प्रश्नों को जानें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बनता रहे और हमें जल्दी से जल्दी आपके लिए काफ़ी अच्छे वाली वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।